गिव मी द डेफिनेशन, एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव और एब्सोल्यूट, ये हमसे कोई नहीं पूछेगा। हमारे लिए तो ये जस्ट एक सिंपल से वर्ड्स हो गए हैं जो अब हमारी सेकंड यूनिट में बार-बार आएँगे। तो उससे आप गो थ्रू हो चुके हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा लगा कि हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ने देखा है। सबको अब मौका तो नहीं दिया जा सकता, इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं, यानी कि पढ़ा है, वो चीज़ अच्छी है। तो अल्टीमेटली अगर सिंपल सी लैंग्वेज में हम अगर देखना चाहें, आई एम नॉट गिविंग यू द एक्चुअल डेफिनेशन इन हिंदी एज़ वेल एज़ इंग्लिश। आई एम जस्ट इसका जस्ट हम फिजिकल इंटरप्रिटेशन देख रहे हैं कि क्या है इसका मतलब। तो सिंपल सी लैंग्वेज यही कहती है कि सापेक्ष का मतलब ये होता है, यानी कि रिलेटिव का मतलब ये होता है जो हमसे रिलेटिव है, या फिर हम अपने अलावा किन्हीं और दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, अगर वो खुद दोनों चीज़ें उन दो के बीच में अगर हम बात करें तो उन दो के बीच में कुछ भी हम रिलेटिव स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जनरली प्लेसेस में भी देखा जाए तो हम बोलते हैं ना कि ये प्लेस थोड़ा ठंडा है, वो प्लेस थोड़ा गर्म है, तो हम क्या बोलते हैं कि इसके कंपैरेटिवली ये जगह थोड़ी ज़्यादा ठंडी है। तो किन्हीं भी दो चीज़ों के बीच में जब कंपैरिजन किया जाता है तो वहाँ पर हम रिलेटिव वर्ड यूज़ करते हैं, ना चाहते हुए भी वहाँ पर रिलेटिव चीज़ जो है वो लगती है, क्योंकि हम वहाँ रिलेट कर रहे होते हैं। सिंपल सी चीज़ हो गई रिलेटिव वर्ड के लिए, ठीक है। बट एब्सोल्यूट, जिसकी तुलना ना की जा सके, विच कैन बी कंपेरेबल टू एनीवन, एनीथिंग, किसी के भी साथ में जिसको कंपेयर नहीं किया जा सकता, सिंपल, ठीक है। तो हमें ज़्यादा डिटेल में ना जाकर के सिर्फ इतनी ही सी चीज़ समझने की सापेक्ष, जहाँ पर किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से रिलेट किया जा रहा है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट रिलेटिव, ठीक है। अगर हम निरपेक्ष की बात करें, दैट इज एब्सोल्यूट, जिसको कि किसी दूसरी चीज़ से जिसकी तुलना नहीं की जा रही है, जिसे कंपेयर नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो यहीं से हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में। तो आई थिंक ऑल दी स्टूडेंट्स, पहले तो ये सापेक्ष और निरपेक्ष का मतलब आपको ये चीज़ समझ में आई है या नहीं है, ये पहले मुझे येस और नो में रिप्लाई करें, क्योंकि जो लास्ट क्लास में मैंने 5-10 मिनट पहले छोड़ी थी वो इसी कारण से छोड़ी थी, क्योंकि अब अगर ये चीज़ अभी भी समझ में नहीं आई है, क्योंकि बहुत ईजी है, जो वो अगर अभी भी समझ में नहीं आई है तो फिर आगे कैसे बढ़ा जाए। येस और नो में रिप्लाई करें फटाफट कि ये सापेक्ष मैम निरपेक्ष रिलेटिव यानी तो कि समझ आप। में आ गया। मैम रिलेटिव तो हम्म, समझ में आ गया, पर एब्सोल्यूट का कोई एग्जांपल बताओ ना मैम कि इसका कैसे। एग्जाम्पल बताओ। देखो, सॉरी, हाँ, सापेक्ष का मतलब आपको समझ आ चुका है। एब्सोल्यूट का मतलब सिंपली जिसकी तुलना ना की जा सके। फॉर एग्जाम्पल, जब न्यूटोनियन क्लासिकल मैकेनिक्स सबसे पहले दी गई थी, आपने शायद गौर नहीं किया होगा, जब हम लास्ट क्लास स्टार्ट कर रहे थे तब उसके अंदर जो चीज़ कंसिडर की गई थी, एक्चुअल में निरपेक्ष का एग्जाम्पल मैं आपको खुद भी नहीं दे सकती। उसका रीज़न ये है कि एब्सोल्यूट इनर्शियल फ्रेम नाम की चीज़ हमारी अर्थ पर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, इस चीज़ के लिए बहुत सारे नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए थे, जिसको आई थिंक सबसे पहले न्यूटन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर करना चाहा था। फाइनली जब इतनी सारी स्टडीज़ वगैरह कंप्लीट हो गई, इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कंप्लीट हो गए, तो फाइनल रिजल्ट यही निकला कि निरपेक्ष गति, निरपेक्ष नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। तो वो ही आपको एग्जाम्पल नहीं दे सके तो मैं तो नहीं दे सकती, बट समझने के तौर पर हम ये ज़रूर समझेंगे कि जो चीज़ खुद में है, जिसको हम किसी दूसरी चीज़ से रिलेट करके नहीं चल सकते। फॉर एग्जाम्पल न्यूटन ने क्या कंसिडर किया था, मैं आपको भी वही एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल उसने ये चीज़ कही थी कि समय मीन्स टाइम, द्रव्यमान, मास, आकाश, और वी कैन से स्पेस, इसको, इन तीनों चीज़ों को उसने एब्सोल्यूट मानकर, अब एब्सोल्यूट वर्ड का मतलब अभी जस्ट मैंने आपको क्या क्लियर किया, जिसको किसी दूसरी चीज़ से कंपेयर ना किया जा सके, वो चीज़ खुद में है, जिसको हम किसी दूसरी चीज़ से रिलेट नहीं कर रहे, यानी कि टाइम वो भी खुद में, मास वो भी खुद में, और स्पेस वो भी खुद में। तो फाइनली लास्ट क्लास में एक चीज़ और मैंने कही थी, क्या कहा था मैंने, आपको थोड़ा सा ध्यान हो, कि इन तीनों चीज़ों को एब्सोल्यूट कंसिडर करके उसने एब्सोल्यूट मोशन पर कंसिडरेशन करना चाहा था। किसने? न्यूटन ने, क्योंकि न्यूटन ने ही इसको डिस्कवर करना चाहा था कि न्यूटोनियन क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर, कि एब्सोल्यूट मोशन नाम की चीज़ या किसी भी चीज़ को हम एब्सोल्यूट कंसिडर करके उसकी स्टडी कर सकते हैं या नहीं। क्लियर? तो उसने एक्चुअल में इन तीनों चीज़ को स्टेबल सॉरी एब्सोल्यूट कंसिडर करके आगे और स्टडी जब परफॉर्म करी, तो फाइनली उसने भी अपने हाथ खड़े कर दिए और उसने यही कहा कि कितने भी प्रयत्न कर लिए जाएं लेकिन कोई सफलता प्राप्त नहीं होती है। और फाइनली न्यूटन ने भी यही मान लिया कि निरपेक्ष गति का पता नहीं लगाया जा सकता, सिर्फ और सिर्फ सापेक्ष गति का ही पता लगाया जा सकता है। ऑल दी स्टूडेंट, स्पेशली वो गर्ल जिसने पूछा था मुझसे, आगे बढ़ूं मैं? यस और नो? यस मैम।
यस यस ठीक है? मैम। तो निरपेक्ष नाम का एक बार ये जो है ना, ये जो मैं चीज़ बोल रही हूँ ना, तो मैं आज का जो एक्सपेरिमेंट है कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, एक बार इसको है ना एक स्टोरी समझ के सुन लो। एक स्टोरी, क्योंकि सुनना तुम्हारे लिए ज़रूरी है, ठीक है? ये स्टोरी मतलब ऐसी नहीं है कि अपन है ना कैट की या वो छोटी-छोटी वाली स्टोरी सुनते हैं ना, ऐसी नहीं। एक बार इसे कि हाँ, एक समय में वन्स अपॉन अ टाइम एक ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था और ऐसी-ऐसी चीज़ें उसमें हुई थी। और सबसे मतलब ये वाली चीज़ है कि हाँ, एक बार इसे सुनना ज़रूरी है। देखो कहते हैं ना हमारे लिए पढ़ना ज़रूरी है, तो एक बार इस चीज़ को समझना, सुनना ज़रूरी है, क्योंकि पूरा का पूरा हाइपोथेटिकल है। सोचने में ये चीज़ आती है कि ऐसे थोड़ा होता होगा, ऐसे कैसे हो गया? अगर होता ही नहीं है तो इस पर कंसीडर क्यों किया गया? तो ऐसे सवाल आते हैं दिमाग में और तुम्हारे भी आएँगे डेफ़िनेटली, मैं कह रही हूँ, क्योंकि जब मैंने भी फर्स्ट टाइम स्टडी किया था तो मेरे भी दिमाग में आए थे, आपके भी दिमाग में आएँगे, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है, एक बार इस चीज़ को सुने ज़रूर कि ये क्या चीज़ है। फिर उसके बाद में माइकलसन मोल्डे की क्या प्रोसेस है, इट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन वहाँ तक कैसे पहुँचा गया और वहाँ पर क्या चीज़ हुई, वो चीज़ देखनी ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है? तो सापेक्ष निरपेक्ष क्लियर हो चुका है। दूसरी चीज़ हमने ये देखा कि न्यूटोनियन क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर उसने समय, द्रव्यमान और आकाश यानी कि टाइम, मास और स्पेस को लेकर के उनको एब्सोल्यूट कंसीडर करके एब्सोल्यूट मोशन पर डिस्कस करना चाहा, कंसीडर करना चाहा, तो फाइनल रिजल्ट ये मिला कि निरपेक्ष नाम की चीज़ यानी एब्सोल्यूट मोशन नाम की चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है? इसके आगे हम बात करते हैं कि अब हम एक ऐसे एक्सपेरिमेंट से गो थ्रू होंगे। अब फाइनली सेकेंड यूनिट का स्टार्ट टॉपिक है हमारा, ये स्टार्टिंग का माइकलसन मोल्ड एक्सपेरिमेंट जिसे कहते हैं। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हमें ये चीज़ देखनी है कि एक ऐसे एक्सपेरिमेंट से हम आज आगे अब गो थ्रू हो रहे हैं जिसमें कि प्रूफ हम क्या करना चाहते थे और प्रूफ कुछ और ही चीज़ होगी। माइकलसन मोल्डे किसी और चीज़ को प्रूव करना चाहते थे और ये जितने भी नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैं, लेकिन प्रूफ कुछ और ही जा कर के हो गया। तो ये कैसा एक्सपेरिमेंट है, इसमें ऐसा क्या कंसिडर किया गया था, ये चीज़ें हमें यहाँ पर एक्चुअल में देखनी है। तो आगे माइकलसन मोल्डे एक्सपेरिमेंट में बढ़ने से पहले हम थोड़ा पिछली जो फिजिक्स है जो माइकलसन मोल्डे से पहले परफॉर्म की गई थी उसकी तरफ गौर करेंगे हल्का सा, क्योंकि उसकी झलक देखे बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो एक बार हमें देखना है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ऑल द स्टूडेंट्स, आपने 12th या 11th क्लास में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, बकायदा उसके डायग्राम्स वगैरह बना करके पूरा अच्छे से पढ़ा है। यस और नो रिप्लाई में यस मैम। यस। यस मैम। पढ़ा है यस ना? मैम। क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा? ओके चलो, ये बहुत अच्छी बात है, याद है तुम्हें। क्या पढ़ा था उसमें, ये ध्यान है तुम्हें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में? यस मैम, उसमें 2 स्लिट होती है, उसमें से अगर लाइट डालते हैं तो फिर मैक्सिमा मिनिमा बनते हैं आगे। बिल्कुल सही है। डिफ्रैक्शन पढ़ा था, इंटरफेरेंस पढ़ा था, रिफ्रैक्शन पढ़ा था, रिफ्लेक्शन पढ़ा था, पोलराइजेशन पढ़ा था। ऑल थिंग्स पढ़ चुके हैं ना आप अच्छे से, ठीक है? तो यस डबल मैम। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर आपने क्या देखा था कि वो जो दो स्लिट्स होती हैं, वहां से लाइट क्रॉस होकर के, वहां से लाइट पास होकर के क्या किस फॉर्म में आगे बढ़ती है। आपको ये चीज मैंने लास्ट क्लास में भी पूछी थी। देखो सापेक्ष निरपेक्ष आज क्लियर हो चुका है, उसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एंड आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल दी स्टूडेंट्स, ठीक है ना? ये सापेक्ष और निरपेक्ष वाली जो चीज़ है वो और सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हो चुकी है, ठीक है? अब हम बात करते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने क्या चीज़ देखी थी कि वो जो दो स्लिट्स होती हैं उनमें से जैसे ही लाइट आगे पास होती है तो लाइट किस फॉर्म में आगे जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि लाइट पोजेस बोथ टाइप ऑफ नेचर। कौन कौन सा पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। कौन बताएगा मुझे कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कौन सा नेचर था? क्योंकि जब हम वेव इंटरफेरेंस नेचर। पढ़ते हैं, बिल्कुल सही, वेव नेचर, ठीक है? तो जब डबल स्लिट से वो वेव आगे जाती है और वी कैन से सोर्स से भी जब वो डबल स्लिट तक पहुंचती है और डबल स्लिट से जाकर के वो अपनी स्क्रीन तक पहुंचती है, तो उसका पूरा फॉर्म जो होता है वो वेव फॉर्म होता है, यानी कि तरंग रूप के अंदर होती है। प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, कणीय प्रकृति और तरंगीय प्रकृति, यानी कि पार्टिकल नेचर और दूसरा वेव नेचर। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया गया था उसके अंदर कहीं ना कहीं वेव्स का सुपर इम्पोजिशन यानी कि अध्यारोपण हो रहा था। उसी कारण से कहीं पर हमें मैक्सिमा, कहीं पर हमें मिनिमा देखने को मिल रहा था। और जनरली ये फिनोमिना होती क्यों है? इंटरफेरेंस के कारण। इंटरफेरेंस समझते हैं ना, व्यतिकरण किसे कहते हैं हम? व्यतिकरण किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक किरणों का किसी एक बिंदु पर एक ही समय में अध्यारोपण। और उसी कारण से हमें कुछ बिंदुओं पर तो अधिकतम और कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम तीव्रता प्राप्त होती है, यानी कि
waves when superimposed at the point. All the students please mute yourself. किसका है माइक ऑन? यहाँ पर नाम शो हो रहा है, मैं बोलूंगी नहीं, खुद से ऑफ कर लें। यस। तो एक्चुअल में इंटरफेरेंस क्या है? दो या दो से अधिक किरणें, टू और मोर देन वेव्स व्हेन सुपरइम्पोज टू ईच अदर एट अ सिंगल पॉइंट। ठीक है ना? तो कुछ पॉइंट्स पर हमें मैक्सिमम मिलता है, कुछ पॉइंट पर हमें मिनिमम मिलता है, दैट इज इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस कराने के लिए जरूरी है वेव का होना। और यहाँ पर जो हमने इंटरफेरेंस पैटर्न्स, इंटरफेरेंस फिनोमेना जितनी भी स्टडी करी, वहाँ पर वेव नेचर था। पार्टिकल्स का कभी भी इंटरफेरेंस नहीं होता, हमेशा वेव का ही इंटरफेरेंस होता है, क्योंकि वेव ही एक दूसरे पर जाकर के अध्यारोपित होती है। फाइनली हमें ये चीज़ पता चली कि लाइट जो है वो वेव नेचर रखती है। इस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बाद से हमें काफ़ी हद तक ये चीज़ क्लियर हो गई कि लाइट जो है वो वेव नेचर रखती है। ठीक है। अब अगर वेव नेचर रखती है तो इसके प्रोपोगेशन के लिए कुछ ना कुछ मीडियम भी होना चाहिए। ऑल दी स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना अच्छे से, क्योंकि समझ में नहीं आएगा, मैं पहले क्लियर कर रही हूँ। ठीक है ना? तो लाइट अगर है तो हमने उसके नेचर का पता किया, पता चला कि वेव नेचर रखती है। ठीक है। वेव नेचर अगर रखती है तो उसके वेव के प्रोपोगेशन के लिए कुछ ना कुछ मीडियम भी होना चाहिए, उसके संचरण के लिए कोई ना कोई माध्यम भी होना चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये चीज़ अच्छे से पता होगी, एग्जाम्पल मैं आगे जाकर के दूंगी, लेकिन याद रखने के हिसाब से ये चीज़ सबको पता होगी कि जो वेव होती है वो कभी भी वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। वो कभी भी उसका जो गमन है वो निर्वात में नहीं हो सकता। क्या तरंग कभी भी वैक्यूम में निर्वात में गमन कर सकती है? यस और नो? यस मैम, कर सकती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो करती है ना, लाइट भी करती है। लाइट इज व्हाट? लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही तो है हमारी। यस मैम। लाइट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही तो है ये हमारी। ठीक है। यस मैम, लाइट तो वैक्यूम में ट्रेवल करती है। और कोई स्टूडेंट बोलेगा यस और नो? मैं तो पूछ रही हूँ तुमसे बॉयज। ध्वनि तरंग नहीं करती, बाद में गमन। क्या हुआ? सुनाई नहीं दिया कुछ? निर्वात में तरंग गति करती है ना, सूर्य से लेकर पृथ्वी तक हर जगह मीडियम है थोड़ी। यस मैम, स्पेस में वैक्यूम होता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है ये। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि अब तक हम ये चीज़, जब तक ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया था, अच्छे से सुनेंगे इस चीज़ को, जब तक ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया गया था तब तक यही चीज़ मानी जा रही थी। क्योंकि आपकी बात बिल्कुल सही है कि लाइट जिस वेलोसिटी से हमारी अर्थ की तरफ आ रही है तो हर जगह मीडियम थोड़े ना है। बट जब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया तो क्या क्या हाइपोथेसिस दी गई थी वो चीज़ अच्छे से सुने। फॉर एग्जाम्पल हम वाटर की बात करें, वाटर वेव, समुद्र की जो लहरें होती हैं वो देखते हो बनती बनती, तो उन वेव को कोई ना कोई फॉर्म प्रोवाइड होने के लिए किस मीडियम की ज़रूरत पड़ रही है? खुद वाटर की। तभी तो उसकी वाटर वेव्स आगे जाकर के बन रही हैं। सिमिलरली अगर मैं साउंड वेव्स की बात करूँ तो साउंड वेव भी किसी न किसी एयर से पास होकर के इसी तरीके से आगे जाकर के आगे बढ़ती है। तो उसके लिए साउंड वेव्स के लिए मीडियम का काम किसने किया? एयर ने। ठीक है। एक तरीके से एयर उसके लिए मीडियम का काम कर रही है। सिमिलरली लाइट अगर प्रोपोगेट कर रही है, ये तो हमें पता चला कि हाँ लाइट जो है वेव नेचर रख रही है। तो लाइट अगर प्रोपोगेट कर रही है तो इसका भी कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए। स्टार्टिंग में ये चीज़ कही कि हाँ ठीक है वेव है तो वैक्यूम में वो ट्रैवल नहीं करेगी, बिकॉज वाटर वेव्स की अगर हम बात करें तो उसके लिए मीडियम वाटर वाटर एक मीडियम का काम कर रहा है। सिमिलरली अगर हम साउंड की बात करें तो बीच में जितनी भी ये एयर है ये उसके लिए, उसके प्रोपोगेशन के लिए, क्योंकि वेव संचरित होकर के आगे बढ़ेगी, प्रोपोगेशन करके आगे बढ़ेगी, तो उसके प्रोपोगेशन के लिए एट दैट टाइम क्या चीज़ प्रेजेंट थी वहाँ पर? एयर। तो एयर को हमने उस पर्टिकुलर टाइम पर एक मीडियम की फॉर्म में कंसिडर किया उसे। ठीक है। सिमिलरली अगर लाइट है, अगर उसका वेव नेचर है, तो उस लाइट वेव के प्रोपोगेशन के लिए भी कुछ ना कुछ मीडियम होना चाहिए। इन सारी चीज़ों को रिलेट करके ही लाइट की तरफ पहुंचे थे। ठीक है ना? तो लाइट के प्रोपोगेशन के लिए भी कुछ ना कुछ मीडियम होना चाहिए। तो वो स्पेशल मीडियम क्या है? उस स्पेशल मीडियम जिसके, वो स्पेशल मीडियम जिसके के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपोगेट कर सके, जिसके अंदर ये जो लाइट है वो प्रोपोगेट कर सके, यानी कि जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे जो हैं वो प्रोपोगेट कर सके। तो इसके लिए एक स्पेशल तरीके का मीडियम कंसिडर किया गया था। हालांकि ये चीज़ होती नहीं है, मैं तुम्हें पहले कह रही हूँ,
स्टार्ट से कह रही हूँ कि इसे एक स्टोरी समझ करके सुन लें, जो कि एक अच्छी स्टोरी है, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगी आगे जाकर। फिजिक्स की स्टोरी कह सकते हैं हम, माइकल्सन मोरले की स्टोरी कह सकते हैं, ईथर की और अर्थ की स्टोरी कह सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की चीज़ है यहाँ पर। तो एक्चुअल में इस लाइट वेव के मीडियम के लिए भी कुछ ना कुछ, प्रोपोगेशन के लिए भी कुछ ना कुछ मीडियम होना चाहिए, और उस स्पेशल तरीके के मीडियम को हमने हाइपोथेटिकल मीडियम के रूप में कंसिडर किया, जो कि पूरा का पूरा हाइपोथेटिकल था। रियल में वो चीज़ नहीं थी अवेलेबल, लेकिन कंसिडर की गई। क्योंकि अगर कोई भी साइंटिस्ट है, फॉर एग्जांपल इतने सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं, फॉर एग्जांपल 100 की स्ट्रेंथ है हाल फिलहाल, ठीक है, उनमें से एक या दो स्टूडेंट कोई भी खड़ा होकर के कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है या खुद की हाइपोथेसिस देता है कि शायद ये चीज़ इस तरीके से होती है, तो वो अपनी जो भी हाइपोथेसिस दे रहा है, वो जो भी अपने बेसिक पोस्टुलेट दे रहा है किसी पर्टिकुलर थियरी के रिस्पेक्ट में, तो अगर उसने कह दिया तो कह कर के छोड़ना इट्स नॉट इनफ। उसके ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, कि क्या वो चीज़ जो वो बंदा कह रहा है, जो वो स्टूडेंट कह रहा है, हाल फिलहाल मैं आप ही की बात लेकर के चल रही हूँ, वो चीज़ फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। अगर फुलफिल हो रही है देन ओके, उससे अग्री कर लिया जाता है, उस थियरी को पास कर दिया जाता है, और उसे एक अच्छा खासा फेमस एक्सपेरिमेंट नाम दे करके हम उसे रीड वगैरह करना स्टार्ट कर देते हैं। सिंपल यही प्रोसेस होता है, ठीक है। बट कह करके छोड़ देना दैट्स नॉट अ गुड थिंग। उसका कुछ ना कुछ एविडेंस भी तो होना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ प्रूफ भी तो होना चाहिए, कोई प्रोवाइडेड थियरी भी तो होनी चाहिए जो उस चीज़ को प्रूव कर सके, जो उसने बेसिक पोस्टुलेट दिए हैं। यही चीज़ उस समय भी की गई थी जब ये माना गया कि लाइट नाम की जो चीज़ है, लाइट वेव, वो किसी पर्टिकुलर मीडियम के अंदर ट्रैवल करती है, क्योंकि उसके प्रोपोगेशन के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत है। और उस मीडियम के रूप में हमने उस स्पेशल मीडियम, हाइपोथेटिकल मीडियम, जिससे कि हम ये कहेंगे कि काल्पनिक माध्यम, जिसकी सिर्फ कल्पना की गई थी लेकिन रियलिस्टिक में ऐसा कुछ भी नहीं था, तो उस हाइपोथेटिकल मीडियम के रूप में जो चीज़ हमने कंसिडर की थी, सॉरी उन साइंटिस्ट ने जो कंसिडर की थी, उसे नाम दिया गया था ल्यूमिनिफेरस ईथर। आगे जाकर के मैं इसे सिंपल ईथर ही बोलूँगी, ल्यूमिनिफेरस ईथर नहीं बोलूँगी, बट इसका पूरा नाम ल्यूमिनिफेरस ईथर है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये ईथर, क्या अब ईथर उस स्पेशल मीडियम को नाम दिया गया जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ये जो प्रकाश हम जो कहते हैं लाइट, वो अच्छे से संचरित हो सके, तो हमने उसके लिए ये ईथर कंसिडर किया और ये कहा कि ईथर सर्वत्र है, यानी कि ये यूनिवर्सली सब जगह बिखरा हुआ है, कहीं भी कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ पर ईथर नहीं है। ये चीज़ कंसिडर की गई थी, वापस सुन ले अच्छे से, ये चीज़ कंसिडर की गई थी। अब तक जब तक मैंने ये चीज़ अभी आपको ईथर नाम लेकर के और इस तरीके की चीज़ नहीं बताई थी, तब तक आपके वर्डिंग्स क्या थे स्टूडेंट्स? आपके वर्डिंग्स यही थे ना कि लाइट जो है वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है और उसके लिए किसी प्रकार के कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि लाइट वेव जो हमारी धरती पर हमारे पास आती है उसके लिए बीच में किसी प्रकार का कोई मीडियम नहीं है। यही चीज़ थी आपकी, येस और नो? प्लीज़ रिप्लाई मी। यस मैम। यही था ना? ठीक है। अब मैंने आपको ये चीज़ कही है कि इसके लिए हमें किसी मीडियम की ज़रूरत थी। वो सारे साइंटिस्ट ने कंसिडर किया कि जिस तरीके से लाइट वेव, साउंड वेव, ये वाटर वेव जो बनती हैं, उनके लिए किसी मीडियम की ज़रूरत है। सिमिलरली लाइट भी ऐसी चीज़ है, लाइट की हालाँकि प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। उस लाइट की प्रॉपर्टी को हम यहाँ पढ़ने बैठ गए, तो हमारी मैकेनिक्स पीछे छूट जाएगी। इसीलिए हम लाइट की प्रॉपर्टी की तरफ नहीं जा रहे। लाइट के प्रोपोगेशन से हम किस तरीके से माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट तक पहुँचेंगे, किस तरीके से ईथर और अर्थ के बीच की जो रिलेटिव मोशन हुई थी उसके बारे में सोचेंगे। हमारा मैकेनिक्स का काम ये है। लाइट की व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट और इनके सारे के सारे रिजल्ट्स क्या हैं, वो तो हम सेकंड स्टैंड में ऑप्टिक्स में जाकर के रीड करेंगे, ठीक है। तो हम लाइट की उन प्रॉपर्टीज की तरफ ना जा करके हम सिर्फ ये देखेंगे कि लाइट किस मीडियम में ट्रैवल करती है। तो उस स्पेशल मीडियम, हाइपोथेटिकल मीडियम के रूप में जो चीज़ कंसिडर की गई थी, दैट इज ल्यूमिनिफेरस ईथर। उसे हमने उस काल्पनिक माध्यम का नाम हमने जिस चीज़ को दिया वो था ईथर। और ये चीज़ कही गई कि ये इजीली अवेलेबल हो जाता है, इसी के साथ में सारी जगह ये बिखरा हुआ है, जिसके अंदर हमारी अर्थ भी घूम रही है, जितनी भी हमारी गैलेक्सीज वगैरह है, मतलब उन्होंने कुल मिलाकर के ये हाइपोथेटिकल फॉर्म में ही ये सारी की सारी चीज़ें दी। उसके बाद में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तब पता चला, तब पता करना चाहा एक्चुअली कि ये चीज़ होती है या नहीं होती है। क्या हमने ये ऐसे ही कह करके छोड़ दिया, या रियलिस्टिक में ऐसा कुछ होता भी है ईथर नाम का, जो कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में इस तरीके से फैला हुआ है, ठीक है।
वो चीज़ एक्चुअल में पता करनी चाहिए और वो चीज़ फाइनली पता की भी गई माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट के अंदर, जो कि हम थोड़े आई थिंक कल की क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि आज का काम ये पूरा इजी में ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक्चुअल में उस ल्यूमिनिफेरस ईथर को वो स्पेशल मीडियम का नाम दिया गया जिसके अंदर लाइट जो है वो प्रोपोगेट कर सकती है। अब अगर ये है यानी कि ल्यूमिनिफेरस ईथर अगर है, तो इसके लिए इसको प्रूव करना भी ज़रूरी हो गया। तो माइकलसन मोरले नाम के 2 साइंटिस्ट आए जिन्होंने इस चीज़ को प्रूव किया कि वास्तव में ये चीज़ ईथर नाम की चीज़ जो है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, ठीक है। उसकी एग्जिस्टेंस को एक्चुअल में इन्होंने प्रूव करना चाहा अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो आगे की बात को समझने से पहले अपन एक छोटा-सा सिनेरियो देखते हैं कि क्या हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं, क्या इसकी कुछ पॉसिबिलिटी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, आप यहाँ पर देखो, एक सिंपल सा मैंने एक रीजन कंसिडर कर लिया है जहाँ पर वाटर इस तरीके से है, ठीक है। वो मोशन नहीं कर रहा है, ठीक है, मोशन नहीं कर रहा है, स्टेबल है वो वाटर, स्टैटिक है, यानी कि किसी भी प्रकार की कोई वेलोसिटी या कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कोई पर्सन इस तरीके से सिंपली क्या कर रहा है, खड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर अब अगर हम ये चीज़ मान करके चलें कि कोई भी पैबल मतलब छोटा सा कण, कोई भी पत्थर हमने अगर इसके अंदर यहाँ पर फेंक दिया, जहाँ पर मैंने ये डॉट सा बनाया है, लेट अस कंसिडर यहाँ पर मैंने उसे फेंक दिया, तो क्या होगा इसके अंदर, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया। मतलब जो चीज़ शांत बैठी थी वहाँ पर अगर हम कोई छोटा सा कण या कुछ भी पत्थर फेंक देते हैं, पेबल्स छोटे छोटे जो होते हैं, ठीक है, अगर वो फेंक देते हैं तो इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा और ये इस तरीके से वेव्स यहाँ पर बननी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। लेट अस कंसिडर ये जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, जो वेव्स आगे आगे बढ़नी शुरू कर रही हैं, ये कहीं ना कहीं 5 सेकेंड में कितनी दूर तक जा रही हैं, 10 मीटर तक, ठीक है। इस चीज़ को अच्छे से समझना, क्योंकि आगे जाकर के हम आइडिया लगाएंगे कि क्या ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है, ठीक है ना। तो वो चीज़ अच्छे से समझेंगे। तो 5 सेकेंड में 10 मीटर जा रही है, दैट मीन्स क्या हो गया यहाँ पर, इसकी अगर वेलोसिटी हम फाइंड करना चाहें, आपके पास डिस्टेंस है, आपके पास टाइम है, आप इसकी वेलोसिटी डिटरमाइन करना चाहें, तो क्या निकलेगी यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड। देखो 5 सेकेंड में 10 मीटर जा रही है, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 2 मीटर ही तो जा रही है आगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ है ये। सिमिलरली अगर अब मैं यही एक्सपेरिमेंट, मनोज क्या डाउट है आपका, ऑल स्टूडेंट्स अनम्यूटेड ही हैं, आप पूछ सकते हैं जब तक मैं डायग्राम बना रही हूँ, पूछो जल्दी क्या है एक्सपेरिमेंट आप। सॉरी मैम, गलती से हो गया था। ओके, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर अब मैं थोड़ा डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रही हूँ, ठीक है। दोनों को रिलेट करना है, इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से हम कैसे ईथर और अर्थ के एक्सपेरिमेंट तक पहुँचेंगे वो चीज़ हमें समझनी है, ठीक है। अब मैं दूसरे वे में बात करती हूँ। पहले तो क्या था, स्टेशनरी वाटर था, मतलब सिंपल स्टेबल वाटर जिसमें किसी भी प्रकार की मोशन नहीं थी। हमने एक छोटा सा पत्थर उसके अंदर फेंका और ये जो मैन खड़ा है, जो ऑब्जर्वर है, एक्चुअल में वो खुद भी स्टेबल है, ठीक है। अब वही एक्सपेरिमेंट वापस परफॉर्म किया जा रहा है, यानी कि वापस हमने एक छोटा सा रीजन, एक पूल कंसिडर कर लिया जहाँ पर वाटर फिल है और वो बह नहीं रहा है, बहता हुआ पानी नहीं है, ठीक है ना। और उसके अंदर अगेन किसी ऑब्जर्वर ने क्या करा, एक छोटा सा पत्थर फेंक दिया, वापस क्या हुआ, वाटर वेव्स बननी स्टार्ट हुई, वेव्स इस तरीके से आगे 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 जा रही है, ठीक है। अब वापस ये उसी स्पीड से जा रहा है, ठीक है ना, 5 सेकेंड में 10 मीटर करीब आगे वेव्स जा रही है। लेकिन अब डिफरेंस ये है, पहले वाले डायग्राम और इस वाले डायग्राम के अंदर डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि अब ये जो ऑब्जर्वर है ये खुद 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इस डायरेक्शन में, ये जो मैंने अरो बना रखा है, इस डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो आप क्या चीज पाएंगे यहाँ पर, अगर ये ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ रहा है, तब आपका ये जो 10 मीटर और 5 सेकंड वाला जो डिफरेंस है, ये इस दिशा में जाता है तो इसको अलग चीज विजिबल होगी, और इससे पीछे बनने वाली जो वेव्स हैं उसकी वेलोसिटी को अगर ये देखता है तो ये वेलोसिटी अलग प्राप्त करेगा, और इस डायरेक्शन में अगर जाएगा तो इसकी वेलोसिटी इसको अलग ऑब्जर्व होगी। ये स्टूडेंट्स आप मानते हैं, मैं कैलकुलेशन नहीं मांग रही अभी, सिर्फ ये रिजल्ट हाँ या ना, कि पहले वो जब स्टेशनरी खड़ा था और उसको इक्वली, क्योंकि उसने सेंटर में जाकर के फेंका, तो उसको इक्वली दोनों ही डायरेक्शन में सेम वाटर वेव्स दोनों जगह बनती हुई दिखी, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि फेंकने पर दोनों ही डायरेक्शन में वेव्स तो बन रही हैं, लेकिन ये खुद पर्सन इस डायरेक्शन में आगे 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, लेट अस कंसिडरेशन है और कुछ भी नहीं, ठीक है, कि 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। तो क्या देखेंगे आप,
क्या पाओगे? थोड़ा सा खुद से दिमाग लगाओ यहाँ पर। जल्दी मैम बताओ। लेफ्ट वाली जो वेव्स है वो तो उसको ज़्यादा वेलोसिटी की लगेगी और जो राइट वाली है उसकी कम हो जाएगी। एग्जैक्टली ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ सोच सकते हैं? क्योंकि ये जो वाटर का जो रीजन हमने कंसिडर किया जहाँ पर वाटर वेव्स बन रही हैं, इसके रेस्पेक्ट में इसने खुद ने इस ऑब्जर्वर ने खुद ने अपनी मोशन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्टार्ट कर दिया। इसका रीजन यही तो है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी इसको कम मिलेगी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसको वेलोसिटी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है ना? तो इसका डिफरेंस होने का कारण क्या है कि इसने अपनी रिलेटिव मोशन उसके रिस्पेक्ट में स्टार्ट कर दी, ठीक है? तो कुल मिलाकर के डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है कि इस डायरेक्शन में जाते हैं तो अलग वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में जाते हैं तो अलग वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का डीपर प्राप्त होना, वेलोसिटी यानी वेग का भिन्न भिन्न मान प्राप्त होना मात्र इतनी सी चीज से कि ऑब्जर्वर ने खुद चलना स्टार्ट कर दिया और इसी पर्टिकुलर रीजन से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर वो वेव्स को देखता है तो वहां पर तो उसको वेलोसिटी का मान थोड़ा कम दिखता है और दूसरी डायरेक्शन में वेलोसिटी का मान थोड़ा उसको ज्यादा दिखता है। कुल मिलाकर के इतने से एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन सिर्फ इतना सा निकला कि यस, वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, अगर यहाँ देखते हैं तो अलग, यहाँ देखते हैं तो अलग। इस एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन निकला। तो ये कंक्लूजन दिमाग में क्लियर है या नहीं है ऑल दी स्टूडेंट्स? यस यस मैम। मैम। क्लियर है? वेरी गुड, ये चीज क्लियर हो गई तो आगे वो भी चीज समझ में आ जाएगी कि एक्सपेरिमेंट इसी को रिलेट करके हम दूसरे जो हमारा मेन मोटो है माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट को पढ़ने का, वो समझ में आएगा या नहीं, ये अब मुझे समझ आ गया, आपको आ जाएगा वो चीज समझ में, ठीक है ना? डोंट बी पैनिक अबाउट इट, इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर अब ये कुछ इस तरीके की चीज है। तो यही कंसेप्ट, ये जो सिनेरियो हमने अभी कंसिडर किया एक ऑब्जर्वर का और एक रिलेटिव मोशन करके किस तरीके से वेलोसिटी कम ज़्यादा होगी वो चीज़ देख करके, तो यही कंसेप्ट हम ईथर के साथ भी एप्लीकेबल करेंगे। तो ईथर की एग्जिस्टेंस है या नहीं, इस चीज का पता भी इस सिंपल से एक्सपेरिमेंट से लगाया जा सकता है, जो एक्सपेरिमेंट मैंने अभी आपके सामने रखा। लेकिन करना क्या पड़ेगा उस चीज के लिए? करना मात्र इतना पड़ेगा हमें कि हमने यहाँ पर जो वाटर वेव्स कंसिडर की है, जो हमने ऑब्जर्वर कंसिडर किया है, और ये जितनी भी चीज़ें हमने कंसिडर की है, इनकी जगह हमें किन्हीं दूसरी चीज़ों को लेकर के किन्हीं दूसरी चीज़ों को यूज़ करके अपने एक्सपेरिमेंट की ओर बढ़ना होगा। तब वो चीज़ पता चलेगी कि क्या ये जो रिजल्ट हमें यहाँ मिल रहे थे, अगर यही की यही रिजल्ट हमें वहाँ पर भी मिलेंगे, तब हम कहेंगे कि ईथर नाम की चीज़ एग्जिस्ट करती है। अगर नहीं मिलते हैं दैट मीन्स ईथर नाम की चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। कौन कौन सी चीज़ें, ये जो हमने वाटर और वाटर वेव्स और वेलोसिटी की वैल्यूज में डिफरेंस और ये सारी चीज़ें जो देखी ना, बिल्कुल ऐसा कि ऐसा एक्सपेरिमेंट हम किसी दूसरी जगह दूसरी चीज़ों के साथ में अप्लाई करेंगे और फिर वो डिफरेंस चेक करेंगे। अगर वो डिफरेंस हमें विजिबल होता है, जैसा डिफरेंस यहाँ वेलोसिटी आपका खुद का कहना था स्टूडेंट, आपने खुद ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझाया, वेरी गुड, कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ज़्यादा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कम, तो वेलोसिटी की वैल्यू में ये डिफरेंस प्राप्त होना, यानी कि आपको ये चीज़ क्लिक हो गई है कि हाँ ये चीज़ ऐसी है। तो यही की यही कंसेप्ट आज की क्लास में या कल की क्लास में जब भी हम कंटिन्यू करते हैं, तब यही चीज़ वहाँ पर भी अप्लाई करना। जवाब खुद को मिल जाएगा कि क्या चीज़ है, एक्चुअल में ईथर है या नहीं है, या सिर्फ एक कहानी के रूप में एक हाइपोथेटिकल मीडियम था जिसे हमने पढ़ लिया है, ठीक है ना? तो हटा रही हूँ मैं इस स्क्रीन को। अब दूसरी चीज़ हम देखते हैं यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के इसी कंसेप्ट को हमें लेकर के आगे बढ़ना है, ठीक है? अब अगर फॉर एग्जांपल जिस तरीके की कंसिडरेशन हमने यहाँ की कि एक वाटर का पूल है और वहाँ पर ये है लाइक हमने क्या कंसिडर किया था कि वाटर का पूल है और ऑब्जर्वर उसे देख रहा है। एक बार वो स्टेबल है और एक बार दूसरी बार वो खुद ही रिलेटिव मोशन उसके साथ में करना उसने शुरू कर दिया है। तो इसी तरीके की चीज़ के लिए हम अब ये मान कर के चलते हैं कि फॉर एग्जांपल एक छोटा सा रीजन मैं कंसिडर करती हूँ, छोटा सा रीजन मैं यहाँ पर, ये छोटा सा रीजन मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। ये देखिए, ठीक है, लेट अस कंसिडर, ये छोटा सा रीजन मैंने कंसिडर कर लिया। अब यहाँ पर हम मान करके चलते हैं कि सारी जगह ये क्या है, ईथर 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 है, ठीक है?
अब इस હવે ईथर के अंदर હવે अगर मैं किसी लाइट લે की નાના પડી लाइट ઓરી को હવે अगर पास कराऊं या लाइट हम इसके अंदर माने कि हाँ लाइट इसके अंदर एंटर कर सकती है और प्रोपोगेशन भी कर सकती है, क्योंकि हमारा जो स्टार्ट करने का ये जो जितने भी साइंटिस्ट हैं उनका इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने का मेन जो इनकी कंसिडरेशन थी वो यही तो थी कि ईथर इज दैट मीडियम इन विच लाइट कैन प्रोपोगेट। ठीक है, तो ये तो चीज़ है, तो ये तो मान कर के हमें चलना होगा कि लाइट यहाँ है इस ईथर के अंदर और वो पर्टिकुलर डायरेक्शन इधर या इधर कहीं पर भी अपना प्रोपोगेशन कर रही है, अपना संचरण कर रही है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हम यहाँ पर यस, अब यहाँ पर अगेन मैं एक छोटा सा रीजन कंसिडर करूँ, ये तो ईथर और इस तरीके की चीज़ समझ लेना आप, ठीक है ना। और यहाँ पर अब वही ऑब्जर्वर कुछ इस तरीके से खड़ा है, ठीक है। लेट अस कंसीडर इस पूरे के पूरे मीडियम में कहीं ना कहीं ईथर है, ठीक है। ईथर है मान करके चलना है, क्योंकि हमने क्या कहा था, ईथर सर्वव्यापी है। इस चीज को समझने के लिए वैसे नहीं है, लेकिन इस चीज को समझने के लिए हम मान करके चल रहे हैं कि ईथर जो है वो सब जगह है, एक मीडियम का काम कर रहा है जहाँ पर लाइट प्रोपोगेट हो रही है। तो लेट अस कंसीडर एक छोटा सा रीजन मैंने कंसीडर कर लिया इस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए कि क्या चीज़ हो रही है, क्या चीज़ नहीं हो रही है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसके लिए हमने यहाँ पर ऑब्जर्वर को भी बिठा दिया है, ठीक है। इसी के साथ में अब हम देखते हैं कि लाइट इस डायरेक्शन में भी प्रोपोगेशन कर रही है, ठीक है। तो ये लाइट वेव है, इसीलिए मैंने थोड़ा इसको ऐसे वेव फॉर्म में हल्का सा बनाया है, ठीक है। दूसरी बात, अगर ये लाइट है तो इसकी खुद की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, जिसको मैंने c से रिप्रेजेंट किया है। लाइट की वेलोसिटी क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड, इसी के बराबर होती है ना, ठीक है ना। तो अब अगर देखें कि लाइट का ये जो इतना अच्छा खासा अमाउंट है, लाइट का अमाउंट आप देख सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब इस चीज का आइडिया, क्योंकि हमने ये जो पूरा का पूरा ईथर की कंसिडरेशन की है, हमने लाइट के प्रोपोगेशन के रूप में की है कि लाइट इस पर्टिकुलर मीडियम के अंदर प्रोपोगेट कर सके, ठीक है। तो अब लाइट की वेलोसिटी तो हमें क्लियर हो गई। अब इस छोटे से रीजन की बजाय अब अगर मैं इसको पूरे अर्थ के रेस्पेक्ट में कंसीडर करूं, क्योंकि ये जो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था, एक्चुअल में इस माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने का जो मेन मोटो था वो यही था कि पृथ्वी तथा ईथर के बीच की आपेक्षिक गति का को डिटेक्ट किया जा सके, इसीलिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था। यानी कि अर्थ और ईथर के बीच में क्या कोई रिलेटिव मोशन नाम की चीज होती है, उस चीज को डिटेक्ट करने के लिए ही ये माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म किया गया था, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, एक बार टाइम देखने दो मुझे, टाइम आपका पूरा हो चुका है। चलो ठीक है, जितना भी है इसके आगे से कल कंटिन्यू करना है।